नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रायबरेली के बाद राहुल गांधी आज हरियाणा पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से संगठन सृजन नाम से 10 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें वो शामिल होने पहुंचे। पर अलग अलग राज्यों का दौरा राहुल गांधी जितना भी कर ले, अलग अलग राज्यों और संगठन के अंदर परेशानी बढ़ती ही जा रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने 23 जनवरी को दिल्ली में केरल कांग्रेस की बैठक बुलाई है। पंजाब में भी बवाल है, जिसको लेकर भी मंथन होना है। कर्नाटक का बवाल तो जारी ही है, और तो और राज्यसभा सीटों को लेकर भी घमासान है। राज्यसभा सीटें कम है, पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट काफी लंबी है। जिस पार्टी को आज कार्यकर्ता जोड़ने चाहिए, नेतृत्व स्पष्ट करना चाहिए, विचारधारा मजबूत करनी चाहिए, वो पार्टी बैठकों पर बैठकें कर रही है, लेकिन ना नतीजा निकल रहा है और ना ही दिशा तय हो पा रही है। तो कैसे अलग अलग राज्यों में उलझी है कांग्रेस, आपको बताएंगे। साथ ही बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाने के बाद सियासत काफी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले अध्यक्ष घोषित कर दिया और बाद में चुनाव की औपचारिकता की बात कही। कांग्रेस का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और ये आंतरिक लोकतंत्र के दावों पर सवाल खड़े करती है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इन दिनों राहुल गांधी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, राहुल गांधी ट्रेनिंग देने के लिए गए या लेने के लिए गए, सवाल अभी ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी कहीं प्रशिक्षण शिविर में जाते हैं तो कुछ लोगों को मोटिवेट करते हैं या लोगों से मोटिवेशन लेने के लिए जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस के ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी जितने भी अब तक मुद्दा उठाया, अभी तक जितनी भी बातें की और पार्टी को लेकर जो एजेंडा तय किए, वो सब ग्राउंड से दूर है, बाहर किया हुआ है और उसका इंपैक्ट ग्राउंड लेवल पर नहीं पड़ता। इसलिए ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता राहुल गांधी को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनसे लेंगे क्या? क्योंकि राहुल गांधी ने अब तक उस लेवल पर काम ही नहीं किया। अगर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता होते जो सामान्य तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो उनके पास ये अनुभव होता कि कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, बूथ लेवल से लेकर लोकसभा के चुनाव तक और उसके ऊपर संसदीय राजनीति में संसदीय परंपराओं तक ये कैसे काम करते हैं लोग और किस तरह से संगठन एक दूसरे से जुड़ता हुआ एक मजबूत इकाई बनता है, ये तो इनको पता नहीं। क्योंकि ये तो पढ़ाई पूरी किए, पढ़ाई करने के बाद बिजनेस करने की कोशिश किए, एक कंपनी लंदन में भी बनाई और उसके बाद जब भारत वापस आए तो एक फेल्यूर बिजनेस पर्सन के तौर पर, और उसके बाद इनको लगा कि सबसे बेहतर बिजनेस हमारे परिवार का है, वो है राजनीति। और राजनीति में इनको कोई मशक्कत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अचानक से आएंगे, सांसद बन जाएंगे, बंगला लेंगे, फिर महासचिव बन जाएंगे, जब चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और फिर जब चाहे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये इनका पूरा का पूरा फॉर्मेट था राजनीति में आने का। वापस आए, 2004 में सांसद बन गए, उसके बाद 14 तक किसी तरह राजनीति करते रहे। ये सामान्य तरीके से सरकार इनकी, और ये अपनी सरकार में सोचते रहे कि अभी तो लंबा समय तक सरकार चलनी है, यूपीए को कोई हटा नहीं सकता, कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसे में जब जरूरत होगी, लगेगा कि अब घूमना फिरना, अय्यासी, मौज, ये सब खत्म हो गया, अब अस्थायी रूप से हमें राजनीति में रहना है, तो फिर वो प्रधानमंत्री का पद, उसकी कुर्सी तो मेरे लिए खाली हो जाएगी। यही तरीका रहा। इसीलिए 2004 से लेकर 14 तक, ये 10 सालों तक यूपीए की सरकार रही। लेकिन राहुल गांधी को इतना भी नहीं लगा कि इस समय कम से कम ट्रेनिंग के तौर पर ही एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव ले लेते हैं, संसदीय परंपरा में कम से कम सरकार में शामिल होकर ये डायरेक्ट जिम्मेदारी लेते हैं कि ये मंत्रालय हमें दो। कोई भी मंत्रालय लेते, आज ग्रामीण विकास मंत्रालय ले लेते, ये लगता कि ग्रामीण विकास में कैसे काम होता है इस मंत्रालय में, वो देख लेते। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि पावर चाहिए, गृह मंत्रालय ले लेते, तो गृह मंत्रालय से आपकी ट्रेनिंग हो जाती कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन आपने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, इंतजार करते रहे। तो अब जहां जाते हैं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, वहां वो ट्रेनिंग नहीं देते,
बल्कि वही लोग इनको ट्रेंड कर देते हैं कि देखो भाई आपके पास क्या जानकारी है, ये हम लोगों ने पिछले 10 साल से देख रखा है। जब आप अध्यक्ष भी बने थे कांग्रेस के, तो सबसे बुरी हार कांग्रेस की हुई 2019 में। तो इसलिए अब तक 98-99 चुनाव हरा चुके हो। अब जब सैकड़ा में आ जाएगा, 100 की संख्या पूरी हो जाएगी, तो आपके ऊपर सवाल उठेगा कि अब क्या दोहरा सेंचुरी बनाकर ही राजनीति से संन्यास लोगे। तो इसलिए हरियाणा में गए। हरियाणा के प्रशिक्षण शिविर में इनसे पहला सवाल उठा कि क्या हरियाणा की गुटबाजी कभी खत्म होगी, चाहे कुमारी शैलजा हो या सुरजेवाला हो या फिर हुड्डा का गुट हो। अगर इन लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हरियाणा में कांग्रेस कभी बढ़ नहीं सकती। और ये कौन खत्म करेगा? ये तो कार्यकर्ता खत्म नहीं करेंगे। जिला अध्यक्ष की इतनी औकात नहीं है कि वो जाकर हुड्डा परिवार से कोई सवाल कर सके, वो जाकर सुरजेवाला से सवाल कर सके, कुमारी शैलजा से सवाल कर सके या चौधरी गुट से सवाल कर सके। उसमें से कई नेता तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए हरियाणा के। तो ये राहुल गांधी के ऊपर है कि अब जब आप अपने आप को आला कमान कहते हो, तो अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस के अंदर जो समस्या चल रही है उसके समाधान का रास्ता आप निकालो। केवल दिल्ली में मीटिंग करने से नहीं होगा। इसलिए हरियाणा की आग पंजाब में पहुंची और चन्नी ने एक सवाल उठाया था कि नहीं, दलित सीएम होना चाहिए कैंडिडेट। अब उसके ऊपर जो दूसरे नेता हैं ये सोचने लगे कि पिछली बार तो चुनाव के पहले चन्नी को सीएम कैंडिडेट बनाकर कांग्रेस ने ये कोशिश की कि नहीं, दलित कार्ड खेलेंगे तो पंजाब के दलित हमारे साथ आएंगे और उससे चुनाव फिर से जीत सकते हैं। हुआ तो नहीं, फेल हो गया। और जो सीएम इन वेटिंग हैं कांग्रेस के कई नेता, चाहे तो ये अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ही हो जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और सोच रहे हैं कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कम से कम सीएम कैंडिडेट तो बना दिया जाए। ये सारे लोग नाराज होने लगे कि अब फिर से वही खेल होना शुरू होगा जो पिछले चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस का हुआ था। सिद्धू ने टारगेट किया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद चन्नी को ले आए, चन्नी भी नाराज, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नाराज, और फिर इधर सिद्धू जो कि पूरे खेल का एक मास्टरमाइंड बने हुए थे वो भी नाराज होकर अभी साइड में है। और वो भी जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा एक्टिव वो भी होंगे फिर से, चाहे तो कांग्रेस में हो या फिर कांग्रेस छोड़कर घर वापसी कर ले, यानी कि फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर अकाली दल या फिर अपनी पार्टी बनाकर एक गुट बनाकर वो एक नई राजनीतिक एजेंडा के साथ नई राजनीतिक पार्टी बनाए। तो ये अभी सुगबुगाहट पंजाब में चल रही है। इमरजेंसी मीटिंग बुला लिया कि नहीं भाई ये गुटबाजी वाली बातें नहीं होगी। यही स्थिति तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में देखिए कि एक तरफ एनडीए का गठबंधन है जिसमें एआईएडीएमके पहले से शामिल, फिर उसके बाद अंबुमणि रामदास की पार्टी शामिल हो गई, फिर उसके बाद अभी टीटीवी दिनाकरन की पार्टी शामिल हो गई कि नहीं हम एनडीए का हिस्सा रहेंगे। ये एक संगठन और एक गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। एक एक पार्टी एनडीए में आ रही है जो पहले से चुनाव साथ में लड़ती थी या फिर नई पार्टी जो अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरी तरफ डीएमके का गठबंधन है जिसमें से मुस्लिम लीग अलग राग अलाप रही है कि नहीं इस बार तो हम कम से कम 7-8 सीटें लेंगे मुस्लिम बहुल इलाकों में। दूसरी तरफ ये कम्युनिस्ट पार्टियां कह रही है कि नहीं पिछली बार से दुगनी सीटें लेंगे। कांग्रेस अपना महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रहे हैं और राहुल गांधी पहले आग लगाए और उसके बाद अब कह रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस का नेता ऐसे बयान नहीं देगा जिसके कारण डीएमके से गठबंधन टूटे, जबकि एक दूसरा विकल्प वो थलापति विजय की पार्टी के साथ खोल कर रखे हैं। तो वहां कांग्रेस कंफ्यूज है, जहां के नेता खुद ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं की एक सांसद ने सवाल उठाया था कि कांग्रेस इतने गुटों में तमिलनाडु में बट गई है कि हो सकता है कि चुनाव के अनाउंसमेंट तक 2-3 गुट किसी और पार्टी में शामिल हो जाए। वही स्थिति केरल में है। जातीय कार्ड इतना ज्यादा हावी हो गया है और वहां पर जो इस चुनाव का एजेंडा होने वाला है मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन प्लस हिंदू, जो अभी इक्वेशन दिख रहे हैं, क्योंकि नटेशन ने वही सवाल उठाए कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहां हिंदू बहुत ही मजबूरी में जी रहे हैं, सांस लेने तक के लिए उनको इजाजत लेनी पड़ती है। ये नटेशन कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। नेता इसलिए कहा जा रहा कि उनके पास एक संगठन है और वो संगठन एजवा समुदाय का है जो कि 31% है केरल के अंदर, ओबीसी में आता है। दूसरी तरफ नायर सर्विस सोसाइटी है, उसने कहा कि
क्रिश्चियन और हिंदू को एक साथ आना चाहिए। मुसलमान बहुल क्षेत्र होता जा रहा है और डेमोग्राफी बदलती जा रही है केरल की। अगर इसी तरह की राजनीति चलती रही कांग्रेस की तो स्थिति यह होगी कि कांग्रेस छोटी और मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी हो जाएगी यूडीएफ के अंदर। और यह स्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा कि जो सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, अगर हिंदू और क्रिश्चियन 40-40% अगर दोनों समुदायों में से एकजुट हो जाते हैं तो कांग्रेस तो साफ, अब भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर उभरेगी। क्योंकि 2 कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अभी 3 दिन पहले ज्वाइन किए हैं भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के नेताओं के भी कतार में लंबी है और उसमें सबसे आगे तो खड़े नजर आ रहे हैं शशि थरूर ही, कि कब स्विच कर जाएंगे कोई पता नहीं। तो अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस की स्थिति दिख रही है वो संगठन को लेकर विस्फोटक है और उसके बाद पद के दावेदार और बढ़ रहे हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों में तो इतना बवाल है, राज्यसभा सीटों को लेकर क्या चल रहा है? क्योंकि सीटें कम है लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट इतनी ज्यादा है, उसको लेकर क्या राहुल गांधी कुछ मैनेज कर पाएंगे? देखिए, 2 स्थितियां होती है पार्टी के अंदर। अगर संगठन मजबूत है, पार्टी मजबूत है, तो संभावना मजबूत है कि हम चुनाव जीत कर आएंगे। और अगर चुनाव जीतने की संभावना है तो लोग शांत रहते हैं, जो बड़े नेता हैं वो भी, कि नहीं आगे हमारे यहां चुनाव होगा, जैसे गुजरात में चुनाव होगा। तो अगर शक्ति सिंह गोहिल को लगेगा कि नहीं गुजरात में चुनाव होने वाला है आगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हरा सकती है। तो हरा सकती है तो राज्यसभा की क्या जरूरत है? हम सीएम का कैंडिडेट बन सकते हैं, कैबिनेट में कोई बड़ा पोर्टफोलियो ले सकते हैं अगर सरकार बनती है तो। लेकिन वहां जब उन लोगों को पता ही नहीं है, ये लग गया है कि नहीं कांग्रेस का तो अब गुजरात में कुछ नहीं हो सकता, ऐतिहासिक हार का सामना पिछली बार किया है। तो ऐसे में शक्ति सिंह गोहिल का राज्यसभा खत्म हो रहा है तो वो तो ये मानेंगे कि नहीं राज्यसभा हमें भी मिलनी चाहिए। जी। अगर दिग्विजय सिंह को ये लगता है या कमलनाथ को ये लगता है या वहां पर विवेक टंका को ये लगता है या दूसरे कई नेता हैं जिनको लगता है कि मध्य प्रदेश में आगे कांग्रेस सरवाइव कर पाएगी, क्या कांग्रेस वहां पर चैलेंजर बन के आएगी और सरकार बनाने की क्षमता रखती है? अगर नहीं रखती है तो फिर और कौन सा पद मिलेगा हमें? राज्यसभा जाने की तैयारी होती है कि राज्यसभा में चलो कम से कम केंद्र की राजनीति में रहेंगे, दिल्ली में बंगला मिलेगा, लुटियंस दिल्ली के पावर सेंटर में हमें जगह मिलेगी, तो थोड़ा बहुत सेटिंग गेटिंग तो हो ही जाता है। इसी तरह अलग अलग स्टेट में इनका यही चल रहा, 72 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव, और उसमें से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली है। एनडीए का आंकड़ा अब राज्यसभा के अंदर 148, और कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि राज्यसभा में 17 राज्य यूनियन टेरिटरी, उन जगहों से एक भी सांसद नहीं है राज्यसभा में। और आगे कुछ समय के बाद महाराष्ट्र खाली, आगे कुछ समय के बाद जो अखिलेश प्रसाद सिंह अभी राज्यसभा में है बिहार से, बिहार भी खाली। ये संख्या बढ़ती जाएगी, कम नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग राज्य के चुनाव में जब हार रहे हैं आप तो राज्यसभा में भी हारते जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए अब उस मजबूत स्थिति में आने वाली है, 148 से ज्यादा राज्यसभा में सीटें एनडीए को होगी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में मारामारी इस बात को लेकर है कि 7-8 सीटें हमारे पास है, और 7-8 सीटें जो कांग्रेस की है उसमें भी सहयोगी पार्टियों की जरूरत है। अब इस स्थिति में जो पहले से इंतजार कर रहे हैं, जैसे ये पवन खेड़ा आजकल ज्यादा एक्टिव हैं, इनको भी लगता है कि जयराम रमेश तो अंदर चला गया, राज्यसभा में बैठता है, हमें तो सिर्फ मीडिया में सामने दिखाने के लिए होता है, केस हम झेलते हैं। मीडिया के सामने आए बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट्स बने हैं नितिन नवीन, उसको लेकर वो हमलावर थे कि प्रोसेस गलत है, तरीका गलत है। बिल्कुल, ये राहुल गांधी के एजेंडे पर चल रहे हैं। तो वो एजेंडे पर चले, असम में उनके ऊपर केस हो, एयरपोर्ट से उनको घसीट के लाया जाए, जमानत बेचारे वो देखते रहे, कई मामले उनके खिलाफ आता रहे और राज्यसभा भी न मिले, वो भी नंबर में लगे हैं। सुप्रिया सिन्हा निराश हो गई है कि राहुल गांधी के चमचागिरी करते करते, मीडिया सेल संभालते संभालते अब आगे लोकसभा में तो कुछ होगा नहीं, तो कम से कम राज्यसभा में सीट मिल जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठ रहा है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो या राज्यसभा रहो, सारे पद तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। अब वहां से 2 सीट खाली होनी है, तो उसमें अब एक वकीलों का जो कांग्रेस का गैंग है, अभिषेक मनु सिंह भी, तेलंगाना से इनका भी रिटायरमेंट प्लान है, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई एक बार धोखा खा गए, हिमाचल में लड़े थे, हार गए थे, क्रॉस वोटिंग हुई थी, अब हमें वो सुरक्षित सीट चाहिए
जहां से कोई दिक्कत ना हो, जैसे राजस्थान से। जी। अब राजस्थान में ऐसी स्थिति है कि 4 सीटें खाली होगी तो 3 भारतीय जनता पार्टी को, 1 कांग्रेस को। हाँ। अब वहां क्रॉस वोटिंग हो गई तो वो भी 1 हार जाएंगे। लेकिन स्थिति अभी 1 सीटों पर अटकी है, तो एक कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको लगता है कि नहीं नहीं, हमारे सीट अगर नहीं बनी तो उसके बाद राहुल गांधी की टीम से हम बाहर निकल जाएंगे। राहुल गांधी की टीम में कुछ बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि नहीं, अब हमें राज्यसभा जाने का रास्ता देना चाहिए। अब सीटें कम है, दावेदार ज्यादा हैं, तो झगड़ा चल रहा है। और उसमें दिग्विजय सिंह सामने आए और बोलना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, मुझे राज्यसभा सीट नहीं चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में दलित सीएम चाहिए कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस के अंदर। और यही नहीं, दलित सीएम तो होना चाहिए तेलंगाना में भी, कर्नाटक में भी, या फिर हिमाचल प्रदेश में भी, वो ये मांग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं राज्यसभा सीट के लिए। संगठन में बैठे हुए लोग आगे हार की संभावनाओं को देखते हुए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और राहुल गांधी अभी ट्रेनिंग लेते चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में कार्यकर्ताओं से कि कैसे हम ग्राउंड की चीजों को ऊपर तक ले जाने में सक्षम हो सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी चाहे जितना भी देश भ्रमण कर ले, कांग्रेस की सच्चाई हर राज्य में एक जैसी दिख रही है। नेतृत्व संकट, गुटबाजी और हाईकमान की बेबसी। आज कांग्रेस ऐसी पार्टी बन चुकी है जो हर राज्य में अलग अलग वजह से फंसी हुई है, लेकिन जड़ एक ही है, दिशाहीन नेतृत्व। और इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर ही है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।